नमस्कार साथियों, मैं लोकेश अग्रवाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, बीपीएससी टीआरई 2.0 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यह सेशन आयोजित किया गया है। यहां पर आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समावेश किया गया है, जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा तथा आपके रिवीजन को लिए एक कारगर साबित होगा। तो हम अपना समय न बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चंस को समझिए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो पूछ किसका रहा है, प्रथम वायसराय। किसके लिए पूछ रहा है वो, प्रथम वायसराय। तो बेटा यहाँ पर देखो, पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन आया है वो 2001 में बीपीएससी प्री में आया हुआ है, और यहाँ पर प्रथम वायसराय की बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, अल्मीड़ा। देखो यहाँ पर यदि पूछा जाता कि भाई इसमें प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन आया, तो उसका आंसर होगा वास्को डी गामा, जो क्या था, प्रथम पुर्तगाली था। और यदि अपन बात करें अल्बुकर्क की बात करें, तो अल्बुकर्क कौन था, जो कि सेकंड गवर्नर बनकर के आया था। एकदम क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, यहां पर प्रथम वायसराय के रूप में पूछ करके आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्मीड़ा। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन को वापस देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बच्चों आप हुगली के बारे में सब जानते ही हो, तो यहां पर इसका जो आंसर होगा पुर्तगाली होगा, कि जो पुर्तगाली थे हुगली का उपयोग समुद्री डकैती के लिए किया करते थे। यहां पर अपन देखते हैं कि जो डच थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेजी थे, सब यूरोपीय आए हुए थे, और जिन्हें सबसे पहले ये यूरोपीय आए थे वो कौन थे, पुर्तगाली थे। और इन्होंने एक पद्धति भी चालू की थी जिसका नाम था कार्टेज पद्धति। तो बच्चों आते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आया 1995 बीपीएससी में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी। तो बच्चों हमारे ऑप्शन है हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी। तो देखिए, सबसे पहले जो जहांगीर के दरबार में आता है उसका नाम क्या था, हॉकिंस आया था, जो कि जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। और जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जब भारत आता है तो यहाँ पर जहांगीर से वो आगरा में मिलता है, और यहाँ पर जहांगीर उसे क्या करता है, खान की उपाधि से सम्मानित करता है। तो बच्चों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकिंस। सर थॉमस रो की मैं बात करूं तो सर थॉमस रो क्या करते हैं, ये अंग्रेज जहांगीर से के कब मिलते हैं, अजमेर में मिलते हैं, और यहाँ पर एक तरीके से सभी जगह पर अंग्रेजी कारखाने खोलने की अनुमति मांगते हैं। तो बच्चों आते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। तो बच्चों पता ही क्वेश्चन क्या है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है पहली फैक्ट्री किसने, अंग्रेजों ने। तो यहां पर अंग्रेजों ने, इसके ऑप्शंस आए गोवा, आरकोट, बंगाल में हुगली, या सूरत। तो बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरत। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो कहां पर खोली थी, सूरत में। और इसी में ध्यान में रखिए, दक्षिण भारत की जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो कहां पर खोली गई थी, मसूलीपट्टनम में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था। बच्चों अभी अपन ने देखा था कि जो सर थॉमस रो है वो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आता है। और जहांगीर के दरबार में आकर के वो क्या करता है, सभी जगह के लिए अपने फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगता है, और जहांगीर उसे दे देता है। एकदम क्लियर है बेटा। बाबर के बारे में आप जानते हो, बाबर पहला मुगल मुस्लिम शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो बेटा इस क्वेश्चन को पढ़िए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कहां स्थापित की थी। ये नहीं पूछना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, पहली फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की थी। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना, डच कंपनी बनी थी 1602 में, लेकिन पटना में उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी वो कहां पर खोली थी, 1632 में। तो आइए बेटा अपने नए क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण हुआ था। तो बेटा आप सब जानते हो बच्चा कि जो कर्नाटक युद्ध हुए थे वो कितने हुए थे, तीन कर्नाटक युद्ध। कितने हुए थे, तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे। और कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो क्या था, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो अब यहां पर आ रहा है कि बेटा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। अब इसमें ऑप्शन देखिए बेटा ढंग से, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता,
ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। बेटा जब फर्स्ट कर्नाटक युद्ध देखोगे तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो चालू हुआ था उसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। कर्नाटक युद्ध जो हो रहा था वो किसके बीच में हो रहा था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। लेकिन क्या ये ऑप्शन सही होंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसने क्या पूछा है? तात्कालिक कारण। क्या पूछा है? तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो बच्चा अंग्रेजों ने जब फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर दिया था तो यहां पर कर्नाटक युद्ध का क्या बनता है? वो तात्कालिक कारण बनता है। और 3 कर्नाटक युद्ध हमारे होते हैं और तीसरे कर्नाटक युद्ध को हम बांडी वर्ष की लड़ाई कहते हैं, उसी से ये युद्ध खत्म होता है। एकदम क्लियर पे? तो आइए अपने नए क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चा। 1760 का प्रसिद्ध वांडी वर्ष का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा कर्नाटक युद्ध था उसमें तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो वांडी वर्ष की लड़ाई कहलाती है। और ये सिंपल सी चीज है बेटा, किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी। मैसूर, स्पेन, कर्नाटक। तो आंसर क्या रहेगा? फ्रांसीसी। तो बेटा सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो बच्चों क्वेश्चंस को वापस पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, किसको हरा रहे हैं बेटा? पुर्तगालियों को। कहां पर हरा रहे हैं? स्वाली के स्थान पर हराया था। तो हराया क्यों जा रहा है? क्योंकि बेटा जो पुर्तगाली थे वो सूरत पर एकाधिकार करके बैठे हुए थे। इस कारण थॉमस वेस्ट ने वहां पर पुर्तगालियों को हराया था और उनका एकाधिकार तोड़ दिया था। एकदम क्लियर है बेटा? तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस वेस्ट। बेटा विलियम हॉकिंस अभी अपन ने पढ़ा था, थॉमस रो अपन ने पढ़ा था, थॉमस वेस्ट कौन है? जिसने एक तरीके से पुर्तगालियों को हराया था। और इसी के बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोलना प्रारंभ किया था। आते बेटा अपने नए क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है एक शानदार क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी प्री 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बेटा क्या प्राप्त होता? शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो शोरा और अफीम जो उनको प्राप्त होता था वो कहां से होता था बेटा? बिहार से। तो एक तरीके से यूरोप वासियों को जो शोरा और अफीम की जो उत्पत्ति होती है या सबसे अच्छा शोरा और अफीम मिलता है वो कहां से मिलता है? बिहार से मिलता है। तो बेटा आइए अपने नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ये क्वेश्चन आया है 2001-2 बीपीएससी प्री में। प्यारा सा एक क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि की अपन बात करें तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुई थी। और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए थे, जिससे अपन क्या बोलते हैं? द्वैध शासन बोलते हैं। और जब द्वैध शासन चलाया गया तो यहाँ पर उप दीवान नियुक्त किया जाता है और पहला जो उप दीवान नियुक्त किया जाता है उसका नाम क्या था? मोहम्मद रजा खान। एकदम क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? मुर्शिदाबाद का उपदीवान। तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान कौन हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस सेशन को क्या कर दीजिए? लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हमने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए थे। बेटा अभी मैंने आपको बताया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार शाह आलम सेकंड ने किसको दिए थे? क्लाइव को दिए थे। किसको दिए थे बेटा? क्लाइव को दिए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कब दिए थे, तो याद रखना बेटा 12 अगस्त 1765 को इन्होंने क्या दिए थे? क्लाइव को ये अधिकार दिए थे। अब बच्चा मुझे बताइए कि 12 अगस्त को और कोई चीज है क्या जो आप जानते हो? तो कमेंट में बताइए कि 12 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। एकदम क्लियर है बेटा? आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बच्चों क्वेश्चन किसके बारे में है? रणजीत सिंह। और दूसरी चीज क्या है? कोहिनूर हीरा। तो बेटा आप जानते हो कोहिनूर हीरा बहुत ही चर्चाओं में चलता था। कोहिनूर हीरा जो है वो हमको कहां से मिलता है? कोहिनूर हीरा की अपन बात करें तो मुगल बादशाह शाहजहां ने कोहिनूर हीरा को क्या कहता? अपने मयूर सिंहासन में लगवाया था। मयूर सिंहासन में वो लगवाता है, बाद में जाकर के मोहम्मद शाह रंगीला एक मुगल बादशाह होता है और उसी समय नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह क्या करता है? उस मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को कहां पर ले जाता है? अफगानिस्तान ले जाता है।
अफगानिस्तान जब ले जाता है तो बाद में जाकर के अहमद शाह अब्दाली और उसी का पौत्र होता है शाह शुजा। शाह शुजा और जब दोस्त मोहम्मद में मामला बिगड़ जाता है तो रंजीत सिंह शाह शुजा की मदद करता है और शाह शुजा उसको गिफ्ट में क्या देता है, कोहिनूर हीरा देता। तो इसका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाह शुजा। अब बताइए बच्चा कि जो कोहिनूर हीरा है वो रंजीत सिंह से इंग्लैंड में कैसे पहुंचा। तो बच्चा इसी की जो वंशज थे उसमें एक हुआ करता था दिलीप सिंह, उस दिलीप सिंह को डलहौजी ने हरा दिया था और यहाँ पर डलहौजी उस कोहिनूर हीरा को कहां पर ले गया, ब्रिटेन ले गया और वर्तमान में यह ताज में लगा हुआ है बेटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शाह शुजा बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो बच्चा टीपू सुल्तान की बात चल रही है तो टीपू सुल्तान जो थे बेटा मद्रास वाले क्षेत्र में हुआ करते थे। मद्रास में बाडियार वंश का शासन रहा करता था। उसी में बाद में एक सेनापति आते हैं जिनका नाम था हैदर अली बेटा, और हैदर अली के ही पुत्र हुआ करते थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किए थे, 4 युद्ध होते हैं और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम संधि, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था बेटा। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के बाद 3rd युद्ध में कहा था कि हमने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। तो बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बच्चे ठगों के उन्मूलन की अपन बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो बच्चा अपन पढ़ते हैं कि ठग कौन थे। तो ठग के बारे में अपन बात करते हैं तो ये क्या थे कि जो दुर्गा पूजा और ये करते थे तो यहाँ पर बलि चढ़ाते थे, तो यहाँ पर लोग इसका विरोध करते थे। बाद में जाकर के विलियम बेंटिक के प्रयासों से कैप्टन स्लीमैन ने क्या किया था, इनका उन्मूलन किया था। विलियम बेंटिक की बात करें बेटा तो विलियम बेंटिक ने एक काम और किया था, आपको याद है, उसने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो बच्चा अपने नए क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन बच्चा 66 बीपीएससी 2020 में आया हुआ है और बच्चा बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। तो बेटा आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो बच्चा क्वेश्चन क्या है हमारा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। बेटा अपन कई बार पढ़ चुके हैं द्विशासन प्रणाली और द्विप्रशासन प्रणाली किसने लागू की थी बेटा, रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही किसके साथ हस्ताक्षर की थी, कौन सी संधि की थी, इलाहाबाद की संधि की थी। और इलाहाबाद की जब संधि करता है तो वो किसके साथ करता है, शाह आलम द्वितीय के साथ करता है। तो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्वैध शासन का जनक किसे माना। बच्चा यहाँ पर द्वैध शासन के जनक की बात पूछी उन्होंने, ये नहीं पूछा कि द्वैध शासन किसने लागू किया था। तो बच्चा द्वैध शासन का जो जनक माने जाते हैं वो किसको माने जाते हैं, सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। बच्चा इन ऑप्शनों को अपन थोड़ा सा देते हैं। क्लाइव के बारे में अभी अपन ने पढ़ ही लिया था बच्चा। लॉर्ड मैकाले के बारे में बताऊं तो लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये लॉर्ड मैकाले वही है जिन्होंने कहा था कि भारतीय शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। आते बेटा आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो बच्चे क्वेश्चंस को देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन। बच्चा रेलवे एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बच्चा बहुत ही, रेलवे जॉब के बारे में बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया भाई किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो बच्चे यहाँ पर जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, सबसे पहले अपन ऑप्शंस देखते हैं, डलहौजी, बेलेज अली, करजन या लिटन। तो बच्चा डलहौजी के समय में ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और पहली जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है वो कब बिछाई जाती है, 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलवे लाइन चली थी। और यहाँ पर अपन बात करते हैं मुंबई से लेकर के ठाणे तक पहली रेलवे लाइन चली थी। एकदम क्लियर है बच्चा। तो यहाँ पर 34 किलोमीटर के एरिया पर ये पहली लाइन चली थी और ये चली कब थी, 16 अप्रैल 1853। एकदम क्लियर है बच्चा। बेलेज अली की बात करें बेटा तो बेलेज अली ने क्या किया था, बेलेज अली एक संधि लेकर के आया था, उसको क्या बोलते हैं, बेलेज अली की सहायक संधि। करजन की बात करें बच्चा तो करजन के समय में क्या हुआ था, करजन के समय में बेटा क्या हुआ था, आपने पढ़ा होगा, इसके समय में क्या होता, बंगाल का विभाजन हुआ था। और लिटन की मैं बात करूं बच्चा तो लिटन जो हुआ है उसने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था और महारानी विक्टोरिया को क्या किया था, केसरी हिंद की उपाधि दी थी बेटा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं बच्चा, तो कितनी बार आ रहा है, 56 से लेकर के 59 बच्चा, 56, 57, 58, 4 साल लगातार बच्चा क्वेश्चन आया ये। और ये क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बच्चों आप जानते हो
गवर्नर जनरल जो होता था, भारत का गवर्नर जनरल का जो पद आता है वो आप सभी जानते हो बच्चा 1833 के एक्ट के तहत आता है। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? विलियम बेंटिक हुए करते थे। लेकिन बच्चा इन्होंने क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है? 1857 के बारे में पूछा है। तो बच्चा 1857 की मैं बात करूं तो 1857 के समय गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे बच्चा, कौन हुआ करते थे? कैनिंग हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इधर अपन थोड़ा सा बात करें बेलीज अली के बारे में अपन पढ़ चुके हैं बेटा, सहायक संधि हुई थी। डलहौजी की अपन बात कर चुके हैं, डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत चलाया था, गोधरप नीति चलाई थी। लॉर्ड मिंटो की बच्चा मैं बात करूं तो लॉर्ड मिंटो के लिए क्या होता? मार्ले मिंटो सुधार आया था और उन्होंने सर्वप्रथम मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया था। और पृथक निर्वाचन देने के कारण यहाँ पर इन्हें क्या बोला जाता है? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो बच्चों आते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बच्चा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 1857 क्रांति का। और आप देखिए बेटा 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चा आप सभी जानते हो कि अंग्रेज के समय पहले क्या चलती थी? ब्रॉनवेस राइफल चलती थी। ब्रॉनवेस राइफल की जगह पर अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे? एनफील्ड राइफल का उपयोग करेंगे। अब एनफील्ड राइफल के उपयोग की जो बात की गई थी वो कब की गई थी बच्चा? दिसंबर 1856 में की गई थी। और दिसंबर 1856 में जब बेटा एनफील्ड राइफल की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या होता है कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी गई थी। और गाय और सुअर की चर्बी जब भरी गई थी तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लोगों ने इसका विरोध किया था। और आप सभी जानते हो बच्चा मंगल पांडे को क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। और मंगल पांडे को जब फांसी की सजा दी गई थी तो यहीं से हमारी क्रांति चालू हो जाती है। और क्रांति की शुरुआत हमारी बेटा कहां से होती है? मेरठ से। कहां से होती है? मेरठ से। और मेरठ से हमारी क्रांति की शुरुआत होती है बेटा कब होती है? 10 मई 1857 को। तो बेटा ये डेट बिल्कुल ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, कब हुई थी। प्रथम जो व्यक्ति जो शहीद हुआ था या जिसको फांसी दी थी भाई कौन थे? मंगल पांडे। तो इन्होंने कब चालू किया था? दिसंबर 1856। तो आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपकी तैयारी को और चार चांद लगाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बेटा। आप देख ही रोज को 42 में भी पूछा था, फिर 48 से लेकर के 52 तक लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेटा 1857 के अंदर बिहार से जो नेतृत्व करता है उसके बारे में पूछा गया था। तो बिहार से जो नेतृत्व किया वो कौन थे? हमारे जगदीशपुरा के कौन हुआ करते थे? कुंवर सिंह हुआ करते थे। तो कुंवर सिंह और एक अमर सिंह दो भाई हुआ करते थे, जिनमें कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो बेटा इसको क्वेश्चन को तो आपको क्या कर लेना है? रट लेना है। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो बच्चों सुनो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग किसने लिया था? तो देखो यहां पर आते हैं नाना साहब। तो भाई नाना साहब जो थे वो अपनी पेंशन की बंद होने के कारण इसमें लड़े हुए थे और उन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? कानपुर से। इनमें की जो सहायता करने वाले थे बेटा कौन थे? उस समय टाटा टोपे हुआ करते थे। दूसरा आता है बच्चा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की मैं बात करूं तो बच्चा इन्होंने कहां से किया था? लखनऊ से किया था। मौलवी अहमदुल्ला की मैं बात करूं तो इन्होंने फैजाबाद से किया था। अब बेगम जीनत महल कौन थी? तो बेगम जीनत महल बहादुर शाह जफर की बेटा पत्नी थी और इन्होंने क्या किया? दिल्ली से एक तरीके से क्रांति का नेतृत्व किया था। तो बेटा अपन समझ पा रहे हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सिंपल सी चीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपयुक्त में से एक से अधिक। एकदम क्लियर है बच्चा? कोई डाउट? तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के बेटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 2020 में आया हुआ था। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक था। तो बेटा इस क्वेश्चन को तो आपको देखते ही उड़ा देना है। अभी मैं बस जब से समझा रहा था बिहार में कौन करता है बेटा? जगदीशपुर में ये किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो बच्चों आप सभी प्यार मोहम्मद में जानते हो, तो आप जानते हो कि आपने एक उर्दू कवि का नाम सुना होगा जिसका नाम है गालिब। और गालिब की मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि दुनिया एक जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला सो सोना है। तो आइए बेटा, तो जो गालिब थे इन्हीं गालिब ने क्या किया था? 1857 की जो क्रांति है उन्होंने इसको देखा था। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं।
निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? बच्चा यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो 1857 के विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया। तो बेटा भाग जो नहीं लेने वाले और भाग लेने वाले पर थोड़ा सा देखते हैं। खेती और मजदूर, खेती और मजदूर लेंगे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे बेटा? ये बहुत परेशान थे अंग्रेजों से। क्यों परेशान थे? क्योंकि अंग्रेज इनका क्या करते थे? शोषण करते थे। साहूकार जो है, साहूकार मजे में थे तो ये भाग नहीं लेंगे। कृषक जो है, कृषक परेशान थे। क्यों परेशान थे बच्चा? क्योंकि इनकी लगान की दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जमींदार परेशान नहीं थे, जमींदार अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बना करके चलते थे। तो बेटा कौन कौन भाग लेंगे? खेती और मजदूर भाग लेंगे, कृषक भाग लेंगे, साहूकार नहीं लेंगे, जमींदार नहीं लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फोर्थ। तो इन दोनों ने क्या लिया? भाग नहीं लिया। जब इन लोगों ने क्या लिया था बेटा? भाग लिया। तो हमारे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? नहीं लिया। एकदम क्लियर है बच्चा? तो आगे बढ़े। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेटा अभी अपन एक क्वेश्चन पढ़ा था कि यहाँ पर बेगम ऑफ अवध, जिसे अपन हजरत महल भी कहते हैं, इनके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह क्या हुआ था? आगे बढ़ा। तात्या टोपे की मैं आपको बात बता चुका हूँ। तात्या टोपे जो थे, इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग हुआ करता था, जिन्होंने नाना साहब की मदद की थी। नाना साहब का जो नाम था वो धोंदू पंत हुआ करता था। और रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं तो लक्ष्मीबाई के बारे में आपने एक कहावत सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आंदोलन जो है 1857 का वो क्यों असफल रहा? तो क्या हिंदू मुस्लिम एकता की कमी आई थी? क्या किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी आई थी? क्या इसका प्रभाव सीमित था? का असत्य परंतु क सत्य? तो बच्चा इस चीज को ध्यान रखो, उसने पूछा है कि असफल क्यों रहा। तो बेटा और सब कारणों को अपन देखेंगे तो, लेकिन सबसे बड़ा ये था कि भाई ये जो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन है उसकी इसमें कमी रही। इस कारण बेटा ये आंदोलन क्या रहा था? असफल रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जो था अपने अपने हितों के लिए था और यहाँ पर कोई केंद्रीय संगठन नहीं हुआ करता था। तो बेटा इसका मेन रीजन क्या था असफल होने का? सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ अपन आते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तो बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि महारानी जो विक्टोरिया है उन्होंने कब ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया? तो बच्चा ये क्वेश्चन जो पूछा गया 1994 में पूछा गया है। और बेटा इसका आंसर देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1858, 1958। तो बच्चा 1958 तो हो ही नहीं सकता, 1857, 1859। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 नवंबर 1858। जब क्रांति हो जाती है तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा आती है, जिसे लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ते हैं कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया जाता है और अब जो प्रशासन है वो किस में आ जाएगा? ब्रिटिश ताज में आ जाएगा। एकदम क्लियर है। और जब बेटा ब्रिटिश ताज में ये शासन आ जाता है तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को हटाकर एक नया पद बनाया गया है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? वायसराय। और वायसराय की मैं बात करूं तो जो हमारे प्रथम वायसराय बनेंगे वो कौन बन जाएंगे बेटा? लॉर्ड कैनिंग। कौन बनेंगे बच्चा? लॉर्ड कैनिंग। आइए अपने एक नए धारदार क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो बच्चा अपन देखते हैं कि जब यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से 1857 की क्रांति हो जाती है तो हुआ क्या था? अंग्रेजों को लगने लगा था कि भाई अब सिपाहियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय जो सिपाही लिए जाते बेटा यूपी और बिहार से लिए जाते थे। तो अंग्रेजों का अब वे इसको चेंज करेंगे और बेटा चेंज करके क्या करते हैं? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से क्या करते हैं बच्चा? इनको लेना चालू कर देते हैं। एकदम क्लियर है बच्चा? तो ये ध्यान रखना 1857 के बाद जो अंग्रेज है उन्होंने जो सिपाहियों का चयन किया था वो इन प्रांतों से किया था। तो आइए बच्चा अपने नए क्वेश्चन की ओर अपन जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो बच्चा आप देख पा रहे हो कि 1857 का जो विद्रोह वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके क्वेश्चंस लगातार चले आ रहे हैं। और अभी भी आप देखोगे 1995 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, और ये पूछा जा रहा है कि बेटा षड्यंत्र की संज्ञा, षड्यंत्र कौन सा होगा यहाँ पर? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र।
और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की जो संज्ञा देता है बच्चा, वो व्यक्ति कौन था? सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। तो यहां पर इन्होंने बच्चा क्या बोला था? इन्होंने बोला कि 1857 की क्रांति और कुछ नहीं थी, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र हुआ करती थी। एकदम क्लियर है बेटा? तो आइए आगे अपन बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो बच्चा इस क्वेश्चन को भी अपन पढ़ चुके हैं। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को तो आपको पढ़ते ही टिक लगा देना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आइए बच्चा, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बच्चा यहां पर जो आते हैं वो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादाभाई नौरोजी। तो मैं बात करूं बच्चा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बेटा? बी.डी. सावरकर। और बी.डी. सावरकर के बारे में बेटा एक मैं बात बताता हूँ। बी.डी. सावरकर के समय में याद रखना, उनकी याद में 28 मई को हमने अपनी नई संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसके अलावा बच्चा मैं बात करूं तो अब जो अंडमान निकोबार जाओगे तो वहां पर एक सेल्यूलर जेल बनी हुई है, वो भी बी.डी. सावरकर की बेटा फेमस है। इधर मैं बात करूं बेटा दादाभाई नौरोजी की, तो दादाभाई नौरोजी को क्या कहते हैं अपन? इंडिया का ओल्ड मैन किसको कहा जाता है बेटा? दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में उन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो बच्चा आते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चा, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बेटा 2001-2 में 45वें बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से कौन संबंधित है? बच्चा क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि जब 1857 का विद्रोह हो गया था, विद्रोह होने के बाद हुआ क्या था बच्चा कि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई अब हमको भारतीय फौज का नया संगठन बनाना पड़ेगा। और जब नया संगठन बनाने की बात आई तो एक आयोग का गठन किया गया बेटा, इसका नाम क्या था? पील आयोग। नेक्स्ट अपने कैसे ऑप्शंस देखे बेटा, पब्लिक सर्विस आयोग जो था वो एग्जाम कंडक्ट कराने जैसा होता था, उसका कोई मतलब ही नहीं था बेटा। हंटर आयोग जो आया था बेटा जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए आया था। और साइमन कमीशन जो आया था बेटा, साइमन कमीशन जो आता है वो 1927 में बनता है और 1928 में क्या करता है? भारत में आता है। और साइमन कमीशन जब भारत में आता है बेटा तो इसके लिए एक नारा दिया गया था, साइमन गो बैक। और लाला लाजपत राय इसको साइमन कमीशन को भगाने के चक्कर में, उनका विरोध करने के चक्कर में क्या हो गया? बेचारे लाला लाजपत राय शहीद हो गए। तो आइए बच्चे अपने एक नए क्वेश्चन के आते हैं। नील विद्रोह के बारे में क्या सही है? नील विद्रोह बेटा 1857 क्रांति के बाद में होता है बंगाल वाले क्षेत्र में। और इस नील विद्रोह के बारे में कैनी ने कहा कि यह विद्रोह 1857 से भी बड़ा विद्रोह हुआ करता था। बच्चा नील विद्रोह की मैं बात करूं तो ऑप्शन को अपन देखते हैं, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। बच्चा रैयत का मतलब क्या था? किसान। दूसरा ऑप्शन आ रहा है बच्चा, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जाता है। एक ऑप्शन ने बोला कि वो करना नहीं चाह रहे लेकिन जबरदस्ती करवा रहे हैं। एक में कह रहा है वो करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है। तीसरे में आ रहा है बच्चा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी और नीले रंग के झंडे का एक विद्रोह है। तो बेटा इसका तो ऑप्शन कोई मतलब नहीं है बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चा? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। और बच्चा ये जो नील आंदोलन हुआ था वो एक प्रथा थी, इसका नाम था ददनी प्रथा। क्या नाम है बच्चा? ददनी प्रथा। तो बच्चे ये जो प्रथा है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ददनी प्रथा का मतलब क्या होता है कि किसानों से क्या करते थे, जो जमींदार थे या नील कंपनी के मालिक थे वो एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते, उनको एक तरीके से क्या करते, वो अग्रिम मूल्य देते थे और जब वो नील को बेचते थे तो पुरानी रेट के आधार पर ही खरीदते थे। इस कारण यहाँ पर इन्होंने क्या किया? विरोध किया था और ये विद्रोह हुआ था। तो बच्चा आइए एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो बच्चा यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई जो नील विद्रोह हुआ था उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी बच्चा, उस पुस्तक का नाम क्या था? नील दर्पण। क्या नाम है बेटा? नील दर्पण। और उस नील दर्पण के जो लेखक थे बच्चा कौन थे? दीनबंधु मित्र इसके लेखक हुआ करते थे। इधर बात करो बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी की,
तो बच्चा बंकिम चटर्जी जी को आप जानते हो, इन्होंने क्या किया था, आनंद मठ की रचना की थी और यही आनंद मठ से हमारा एक राष्ट्रगीत लिया गया है जिसका नाम है वंदे मातरम। इधर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूं बेटा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक की रचना की और यहां से हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिया गया। तो बच्चा आइए आगे बढ़ते हैं। वह प्रथा बेटा जिसके तहत किसान श्रम भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो क्वेश्चंस पढ़िए बेटा, किसान स्वयं भूमि का मालिक है और सरकार को भू राजस्व के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार है। तो जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने बेटा 3 प्रथा चलाई थी। एक का नाम था जमींदारी प्रथा, एक का नाम है महलवाड़ी प्रथा, एक का नाम है रैयतवाड़ी प्रथा। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रथा। इस रैयतवाड़ी प्रथा की अपन बात करें तो बेटा ये भारत के 51% क्षेत्रों में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, साउथ इंडिया का पार्ट हो गया। इसमें बेटा जो जमीन का जो मालिक है वो कौन रहेगा बेटा, रैयत या किसान रहेगा। और यहाँ पर क्या होती थी, फसल के आधार पर लगान तय किया जाता था। बेटा आगे बढ़ते हैं। जमींदारी प्रथा की मैं बात करूं तो इसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। और इस परमानेंट सेटलमेंट में बेटा क्या होता था, यहाँ पर एक फिक्स रेट निर्धारित कर दी जाती थी, भाई हमको इतना लगान चाहिए। ये बेटा 19% क्षेत्र पर लागू थी और ये मेनली बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू थी। और तीसरी हुआ करती थी महलवाड़ी। बेटा इसमें गांवों का समूह बनाया जाता था और गांवों का जो मुखिया होता था वो आगे की चीजों को देखता था और ये 30% एरिया पे क्या थी, लागू हुआ करती। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भू राजस्व की 3 नीतियों को लेकर के आए थे। आइए बच्चा अपन नए क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे बेटा, पागल पंथ की स्थापना किसने की। तो बेटा पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय हुआ करता था और इसकी जो स्थापना करने वाले कौन थे बेटा, करमशाह। कौन थे, करमशाह। बंगाल से इनका संबंध हुआ करता था। फराजी कौन थे बेटा, फराजी जो थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी हुआ करते थे और एक तरीके से ये क्या करते थे, सामाजिक सुधार आंदोलन में माने जा रहे थे और अंधविश्वास का क्या करते थे, विरोध करते थे। कूका आंदोलन को बेटा किसने संगठित किया, तो कूका आंदोलन की बच्चा मैं बात करूं तो राम सिंह ने संशोधित किया था और ये पंजाब वाले क्षेत्र से संबंधित हुआ करते थे बेटा। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव और आप रामदास जी के बारे में तो जानते हो। गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक पॉइंट आप याद रखना, खालसा पंथ की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे बेटा कौन थे, गुरु नानक देव थे। और उन्होंने कहा था कि भाई क्या होना चाहिए, लंगर प्रथा होनी चाहिए, सामूहिक भोजन होना चाहिए। आइए बच्चा नया क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं, बीपीएससी प्री 2018 में आया हुआ है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या होगा। बेटा इन दंगों का मेन तात्कालिक कारण क्या था कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। बच्चा अकाल की छाया, ऊंची भू राजस्व जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधारों का विरोध। तो बच्चा होता क्या था कि जो किसान वर्ग था वो महाजनों से धन उधार लेता था, जिसके बदले में महाजन उन पे क्या करता था, एक बड़ी ब्याज दर लगाते थे। बेचारा किसान जो है वो जिंदगी भर उनकी ब्याज दर को ही नहीं चुका पाता था। इस कारण बेटा ये क्या कर दिए गए, यहाँ पर विद्रोह किए गए। आइए बच्चे नए क्वेश्चन की ओर आते हैं। बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, ये आपके हेल्पफुल होंगे। महाराष्ट्र में बेटा रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। बेटा महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो रामोसी जो है वो एक तरीके से पश्चिमी घाट में रहने वाले लोग थे और वसुदेव बलवंत फड़के क्या थे, इनके नेता हुआ करते थे और यहीं पर इन्होंने किया था। आते हैं बेटा बघेरा विद्रोह जो हुआ था बेटा कहां पर हुआ था, तो बघेरा विद्रोह याद रखना बेटा बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट बात करूं बच्चा 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो बेटा संथाल जो विद्रोह है उसमें मेजर बारो जो है वो आता है और अंग्रेज अधिकारी मेजर बारो आता है और संथालों ने क्या किया, इसको भगा दिया। बेटा संथाल विद्रोह के बारे में अपन बात करें तो सिद्धू, भैरव, चांद इन्होंने क्या किया था बेटा, इसका एक तरीके से इस विद्रोह की शुरुआत की थी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह को बेटा अभी आपको बताया था सिद्धू, कानू, चांद, भैरव इन्होंने क्या किया था बेटा, इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा बेटा ये क्वेश्चन देखो आप, रिसेंटली क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है।
बच्चा आते अपने नए क्वेश्चन की ओर। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कर दिया। तो बेटा मुंडाओं के जो नेता थे उनका नाम क्या था? बिरसा मुंडा। क्या नाम था बच्चा? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह किया था बेटा कब किया था? 1895 में किया था बेटा। नेक्स्ट आया बच्चा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हुआ करते थे उन्होंने जो ग्रंथ रचा था आनंद मठ, जहां से हमने वंदे मातरम ही लिया गया बच्चा, तो उसमें जो किस चीज का उल्लेख है बेटा? सन्यासी। किसका उल्लेख है बेटा? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो बच्चा अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति अपना रहे थे बेटा कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। बच्चा अपन लॉर्ड लिटन के बारे में जानते हैं। लॉर्ड लिटन के बारे में मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था। लिटन ने क्या किया था बच्चा? दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। उस समय अकाल पड़ रहा था, उसके बावजूद भी वो दिल्ली दरबार का आयोजन करता है और यहाँ पर महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करता है और केसर हिंद की उपाधि देता है। बच्चा लॉर्ड डफरिन के बारे में मैं बात करूं तो लॉर्ड डफरिन क्या हुआ करते थे बच्चा? तो ये एक तरीके से 1885 में इनके समय क्या हुई थी बेटा? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कैनिंग की मैं बात करूं तो कैनिंग के समय में आपको मैंने बताया था 1857 की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। तो बेटा आते हैं अपने नए क्वेश्चन पर मिलते हैं। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो पहली चीज तो बेटा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया क्यों था, कौन लेकर के आया था, उसको अपन देखते हैं। तो याद रखना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो लाने वाले थे वो कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। और लॉर्ड लिटन के बारे में कहा जाता है इस एक्ट के, इसे मुंह बंद करने वाला अभियान कहा गया। क्या वो कहा गया? मुंह बंद करने वाला कानून या नियम कहा गया। क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि इसने क्या किया? सेंसरशिप चालू कर दी थी। किस पर? मीडिया पर। दूसरी चीज अपन बात करें बच्चा इसको रद्द करने, तो क्वेश्चन बेटा इन्होंने चालू करने के लिए नहीं पूछा, इन्होंने किसके लिए? रद्द करने के लिए। तो रद्द करने का काम किसने किया था बेटा? लॉर्ड रिपन ने किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को चालू किसने किया तो आंसर क्या रहेगा? लिटन। और आपसे पूछा जाए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बंद किसने किया तो बेटा क्या रहेगा? रिपन। रिपन के बारे में बच्चा एक पॉइंट और याद रखना, इसके समय में एक विवाद हुआ था, उससे बोलते हैं इल्बर्ट विल विवाद। क्या बोलते हैं बच्चा? इल्बर्ट विल विवाद। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इधर लिटन कर्जन के बारे में आपको बता ही चुका हूं, बंगाल विभाजन हुआ था। मिंटो के मैं आपको बता चुका हूं, इसके समय में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिला था और यहीं से पृथक निर्वाचन की हुई थी शुरुआत हुई थी। बिहार में बच्चा परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त जो था, क्या जमींदारों का जमीन पर अधिकार नहीं रहना। बच्चा सेटलमेंट का तो पहले ही कारण क्या था कि जमींदारों को जमींदार जो है उनको एक तरीके से जमीन दे दी जाएगी। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को शिक्षा से हस्तांतरित करने का अधिकार, पूर्ण राजस्व का राजस्व। तो बेटा अंग्रेज चाह रहे थे कि जब वो यहाँ पर भारत में आए थे तो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि भाई एक ऐसी इनकम उनको जनरेट होनी चाहिए जो उनके पास फिक्स हो। इस कारण उन्होंने क्या किया? भू राजस्व को राजस्व निर्णय करने के लिए इसको लागू किया था बच्चा। तो ये मैंने भी आपको बताया था, ये एक तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में लागू की गई। टोटल 19% भारत में ही लागू किया गया था। इसी में सूर्योदय कानून भी पेश किया गया था कि कोई जमींदार यदि इस सूर्यास्त तक क्या करेगा कि यदि एक लगान अपना नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा? उसकी जमींदारी रद्द कर दी जाएगी बेटा। तो आइए अपने नए क्वेश्चन पे मिलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू? बच्चा मैंने बताया था रैयत मतलब होता है किसान, यानी ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया था और उनसे फसल के आधार पर लगान निश्चित किया जाने लगा था। तो यहाँ पर बच्चा जो सबसे पहले आया था वो चालू की गई थी मद्रास में। कहां पर चालू की गई थी बच्चा? मद्रास में चालू की गई थी। आइए बेटा नए क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन अपने प्यारे से। एक क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो बेटा सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसकी जो रचना करने वाले थे वो कौन थे बेटा? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की मैं बात करूं तो इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था आर्य समाज। क्या नाम था बच्चा? आर्य समाज। और आर्य समाज की मैं बात करूं तो आर्य समाज की स्थापना कहां पर की गई थी? बंबई में। कहां पर की गई बेटा?
बंबई में। और इस समाज ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। क्या आंदोलन था बेटा? शुद्धि आंदोलन। और उस आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा भी था, वो था वेदों की ओर लौटो। एकदम क्लियर है बेटा? अभी अपन महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बस इनका ध्यान रखना बेटा, स्वामी दयानंद जो सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी। बाद में जो इसका हेडक्वार्टर है वो लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया था। और जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। और इन्होंने जो एक तरीके से नारा दिया था वो क्या था? वेदों की ओर वापस लौट जाओ। बच्चा इसका मतलब क्या है? उन्होंने बताया कि जो आज का समाज है उसमें जितने अंधविश्वास है वो वेदों के समय में भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। आइए बच्चा अपने नए क्वेश्चन की ओर मिलते हैं, जो कि बीपीएससी प्री 2005 में आया हुआ है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो बेटा ये पुस्तक का क्वेश्चन है और यहाँ पर पुस्तक का आपको नाम याद रखना है, शिशिर कुमार घोष ने बेटा क्या किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। आइए बेटा अपने नए क्वेश्चन से मिलते हैं, जो कि 53 से लेकर के 55वें बीपीएस प्री 2011 में आया हुआ है। तो बच्चे कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो छपने वाला क्वेश्चन है बच्चा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, भारतीय पुनर्जागरण के जो आंदोलन के पिता माने जाते हैं वो किसको माने जाते हैं बच्चा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीयों का अग्रदूत कहा जाता है, पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति को मिलाने वाला कहा जाता है। और उन्हीं के प्रयासों से आपको याद है विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। बेटा इन्होंने एक तरीके से काफी सारे समाजों की स्थापना की थी, जिसमें एक ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा भी हुआ करता था, आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी। बेटा आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। प्रार्थना समाज के बेटा संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के बेटा संस्थापक जो थे वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। और इन्होंने इस समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से की थी, उनके कहने पर की थी। एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ये प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही थी। तिलक के बारे में आप सब जानते हो, रास बिहारी घोष के बारे में अपन पढ़ेंगे। बेटा एक नए क्वेश्चन की ओर आते हैं, इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, क्या न्यू हिंदुइज्म या नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे बच्चा? तो बच्चा क्वेश्चन क्या पूछा? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इनमें बच्चा ऑप्शन देखो आप, रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो बच्चा यहाँ पर जो आंसर आएगा नव हिंदूवाद, वो कौन था? हमारा स्वामी विवेकानंद। बेटा स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो क्या क्या याद रखने हैं कि इन्होंने एक मिशन की स्थापना की थी। उस मिशन का नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन। क्या नाम है बच्चा? रामकृष्ण मिशन। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट याद करना है, ये एक तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में ये गए थे बच्चा। आई नहीं समझ बच्चा? तो विवेकानंद जी के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, रामकृष्ण मिशन और एक 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए कहां पर गए थे? अमेरिका गए थे। नव हिंदूवाद का इन्होंने क्या किया था? एक तरीके से प्रचार किया था। दूसरी चीज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट कर देना बच्चा कि इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ बेटा, इनकी जयंती जो मनाई जाती है वो 12 जनवरी को कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को मनाई जाती है। आइए बच्चा नए क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चा 40वीं बीपीएस 1995 में आया हुआ है। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो बच्चा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सत्य शोधक समाज। तो यहां पर बच्चा गोपाल कृष्ण गोखले, शिवनाथ शास्त्री, ज्योतिबा फूले या कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ज्योतिबा
फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने दलितों के लिए, वंचित वर्गों के लिए काफी अच्छा कार्य किया था। आइए बच्चा अपने नए क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी की स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं? मैडम HP ब्लावेट्स्की करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए का हो जाएगा। इसका बाद में भारत में हेडक्वार्टर भी बनाया गया था और उसमें एनी बेसेंट उससे जुड़ी हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बच्चा याद रखना, दो चीज यहां पे ध्यान रखना। यह क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रथम महिला अध्यक्ष। तो जब प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगी तो आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। और यदि पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो बच्चा आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। तो ये क्या हो जाएगी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। एकदम क्लियर है बच्चा? ये ध्यान रखना कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो बेटा कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू। और यदि वो पूछ ले कि प्रथम महिला अध्यक्ष रही तो कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। कस्तूरबा गांधी बच्चा आप जानते हो महात्मा गांधी जी के पति थी। और एक चीज ध्यान रखना, गांधी जी, महात्मा गांधी जी एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसके अध्यक्ष रहे थे? वो क्या था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसके महात्मा गांधी क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। जल्दी से बताओ बच्चा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा आप जानते हो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी बेटा? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो बच्चा नारी आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा काम किया था वो किसने किया था बच्चा? ज्योतिबा फूले ने किया था। महिला कॉलेज, महिला बालिकाओं के लिए स्कूल ये सभी उन्होंने खुलवाए थे। बच्चा एक क्वेश्चन आया है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1900 ईस्वी में यह अधिनियम पास किया गया था। आइए बच्चे अपने नए क्वेश्चन के होते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बेटा अवध के एका आंदोलन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जो लगान थी, लगान जो किसान थे वो लगान के चक्कर में क्या करना चाहते थे? इस लगान को आप किस में कन्वर्ट कर दो? नगद में परिवर्तन कर दो। क्योंकि उसके तहत क्या होता था बेटा? पहले क्या होता था, उनकी पूरी फसलों को ले जाया जाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि भी नगद में उसको परिवर्तन कर दो। इसलिए इसका मेन उद्देश्य क्या था बच्चा? लगान का नगद में परिवर्तन करना। तो बेटा आते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा धारदार साबित होने वाला है। तो बच्चा सेशन को लाइक और शेयर करते रहना और अपने सभी साथियों से बोल दो बच्चा कि जिस प्रकार से आधुनिक भारत की सीरीज आई है उसी प्रकार से पूरे GS की सीरीज आएगी और इस बार आप परीक्षा में सफल होंगे ही होंगे। स्वामी सहजानंद का जो संबंध है वो किससे था बेटा? तो स्वामी सहजानंद की मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया था? किसान आंदोलन का साथ दिया था। भारत के किसान आंदोलन के साथ हुआ करते थे। नेक्स्ट आते हैं बच्चा नए क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो बच्चा बिहार में किसान आंदोलन के अपन बात करें तो इसमें जो जुड़े हुए थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जब थे अंतरिम मंत्रिमंडल बना था और प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसमें भी क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री हुआ करते थे बेटा। कौन हुआ करते थे? खाद्य व कृषि मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा बच्चा। ये क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। क्या हुआ करते? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। दूसरा बात मैं बच्चा बात करूंगा, ये क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या थे बच्चा? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और इनको अध्यक्ष कब बनाया गया था बेटा? 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई थी जिसे क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। भगत सिंह को बच्चा जल्दी से कमेंट करके बताइए भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? बच्चा एक नया क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आया बेटा 2005 BPSC प्री में और फटाफट इस क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी?
तो बच्चा सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। क्यों अपनाई थी बच्चा? क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई हमको क्या करना है, यदि हमारी रक्षा करनी है तो हमें हमारे पड़ोसियों की रक्षा करना आवश्यक है, इसलिए मराठा और उनके खिलाफ के लिए उन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? वेलेज़ली बच्चा एक संधि लेकर के आता है जिसे अपन क्या कहते हैं? सहायक संधि कहते हैं। सहायक संधि का काम क्या था बच्चा? अंग्रेज कह रहे थे कि भाई क्यों युद्ध करें और बिना युद्ध करे हम क्या करेंगे, सभी राज्यों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो अंग्रेजों ने बच्चा क्या किया कि भाई उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, सभी राजाओं की रक्षा करेंगे, बदले में हम एक सेना रखेंगे, लेकिन उसका खर्चा कौन देगा बच्चा? अंग्रेज देंगे। अब चूंकि उसका जो खर्चा है बच्चा कौन देंगे? राजा देंगे। अब राजा खर्चा देंगे, अंग्रेजों को कुछ देना नहीं पड़ रहा, फिर भी अंग्रेजों की क्या हो गई? सेना तैयार हो गई। सहायक संधि को यदि सर्वप्रथम मैं बात करूं तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सहायक संधि सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई, तो वो आएगा हैदराबाद के निजाम में। क्या आएगा? हैदराबाद के निजाम में। लेकिन क्वेश्चन बच्चा क्या पूछा उन्होंने? पहला मराठा सरदार था, तो पहले मराठे सरदार की बात आएगी तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव सेकंड ने क्या किया था? एक तरीके से इस सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने बेटा आपको बताया था कि क्लिंटन क्या करता है? दिल्ली दरबार का आयोजन करता है और 1877 में क्या करता है? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करता है और केसरे हिंद की उपाधि देता है। तो ये कब की गई थी बेटा? 1877 में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो 2001-2 45वीं बीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बच्चा बंबई प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन की स्थापना है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं करके फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग इन्होंने मिलकर के की थी बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एकदम क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े तो एक तरीके से आपको अपनी तैयारी को धारदार साबित करना है तो आपको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। गौतम परिवार जो है आपका अपना परिवार है और यहाँ पर जितना हो सके हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया बेटा? तो पहली बात तो आएगा बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ बेटा? बंबई में हुआ। दूसरी चीज मैं बात करूं इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधि। कितने लोगों ने लिया? 72 प्रतिनिधि। इसके अलावा बेटा मैं 2-3 पॉइंट और बताना चाहूंगा। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? एओ ह्यूम। इसके संस्थापक कौन थे बच्चा? एओ ह्यूम थे। दूसरी चीज बेटा इसके समय में जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी हुआ करते थे। इसके अलावा इसके सेकंड अध्यक्ष थे जो कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी थे। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे बच्चा। और इसके प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। एकदम क्लियर है बच्चा? इसके अलावा मैं बात करूं कांग्रेस से संबंधित तड़क ताड़ सिद्धांत भी एक काम आता है और एक सुरक्षा कपाट सिद्धांत भी काम आता है। तो आइए अपने नए क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो बच्चा अभी अपन ने पढ़ा था किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। बच्चा इसके ऑप्शंस को अपन थोड़ा सा देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप क्या जानते हो? तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या रहे थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग के क्या रहते? अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। एकदम क्लियर है बच्चा? महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हो। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी क्या रहे थे बेटा? अध्यक्ष रहे थे। तो एकदम से बिल्कुल बेटा तैयारी एकदम जोरों शोरों में करनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि बेटा आप बाद में सोचते रह जाओ। नहीं, हमको इसी बार सिलेक्शन लेना है। तैयारी जोरों शोरों में लगा दो। हम सभी आपके साथ खड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बच्चा 27वां अधिवेशन बांकीपुर कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनविट्रिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? क्वेश्चन क्या बेटा? पॉवर्टी एंड अनविट्रिश रूल इन इंडिया
तो बेटा ये जो पुस्तक लिखी गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी को बेटा ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, ड्रेनेज थ्योरी, अर्थात धन का निष्कासन सिद्धांत, कि जो हमारे अंग्रेज हैं वो क्या करें, हमारा धन को लेकर के कहां पे जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं। एकदम क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2016 में आया हुआ है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो बच्चा लॉर्ड लिटन ने क्या किया, जो राजाओं का समर्थन करने के लिए उनको बड़ी बड़ी उपाधियां देने चालू कर दिया, और उसमें कौन थी, राय बहादुर और खान बहादुर हुआ करते। इधर अपन बात करें लॉर्ड रिपन की बच्चा, तो लॉर्ड रिपन के बारे में आपको समझाया था, हिल्बर्ट विल विवाद था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसने क्या किया था, रद्द किया था। बेटा डफरिन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, डफरिन ने क्या किया था, कांग्रेस के समय जो वायसराय थे वो कौन थे, डफरिन हुआ करते थे। एक नए क्वेश्चन की ओर बच्चा आप देख पा रहे हो, 2000 बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी उपग्रंथी नहीं हुआ करते थे। तो बेटा यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। बेटा ये उग्रपंथियों की तरह हुआ करते थे, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो उदारवादी हुआ करते थे। बेटा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक पॉइंट और याद रखना, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन पर 2019 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको उड़ा देना है बच्चा। भारत सेवक समाज की जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। 1905 में इसकी स्थापना की जाती है। एकदम क्लियर है बच्चा। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, बेटा ये सब क्या थे, ये उग्रपंथी हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, उदारपंथी हुआ करते थे। एकदम क्लियर है बच्चा। तो बच्चा सेशन को जल्दी से क्या करना है, आपको लाइव और शेयर कर देना है बेटा, और गौतम क्लासेस ऑफिशियल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन हमारी जल्दी पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते हैं और सहयोग भी करते हैं, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा। तो बेटा रजनी पामदत्त ने जो बात कही है कि साम्राज्यवाद से लड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो उस समय सबसे बड़ा गठबंधन जो हुआ करता था बच्चा, कौन सा हुआ करता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करता था। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा, रट लेना, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चा अपने एग्जाम क्वेश्चन के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। अन्य जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो गर्मपंथी जो थे वो कब एग्री हुए थे बेटा, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। उस समय क्या हुआ था बच्चा, एक तरीके से गर्मपंथी और उदारपंथी अलग हो गए थे, और इनकी जो गतिविधियां वो चालू कब होती है, 1906 के बाद उनकी गतिविधियां चालू हो जाती है बच्चा। नेक्स्ट बात करें बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है। तो बेटा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष। तो बेटा अपन जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, अभी अपन उनके बारे में पढ़ा था, वो नरम दल से थे। दादा भाई नौरोजी नरम दल से थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल से थे। तो बेटा आंसर क्या जाएगा, अरविंद घोष। ये कैसे थे बेटा, गरम दल से थे। और गरम दल के बारे में आप तीन नेताओं को और जानते हो, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आता है बेटा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो बेटा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना हुई है वो कब होती है, 15 अगस्त 1906 को हुई थी। बेटा क्वेश्चन रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आप देख रहे हो 53 से लेकर के 55th बीपीएससी में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आप देखना आपके एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चा इसका आंसर क्या जाएगा, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा, शेर ए पंजाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेर ए पंजाब किसे कहेंगे बेटा, नाम से पता चल रहा है पंजाब का कौन शेर होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है, पंजाब का शेर कहा जाता है बच्चा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, लाला लाजपत राय पंजाब में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करते थे।
अभिनव भारत से संबंधित कौन हुआ करते थे बेटा? अभिनव भारत क्या हुआ करती थी? एक संस्था हुआ करती थी। और अभिनव भारत से संबंधित कौन थे? बीडी सावरकर, वीर विनायक सावरकर हुआ करते थे। और अभी बीडी सावरकर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी याद में 28 मई को हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और सेल्युलर जेल इन्हीं से संबंधित है। आइए बच्चा एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नया क्वेश्चन आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 से लेकर के 52 लगातार 5 साल एग्जामों में ये आ रहा है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो बेटा 5 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1908। 1908 में इनकी क्या किया गया? हत्या का प्रयास किया गया। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, उसका उद्देश्य क्या था? बेटा स्वराज प्रस्ताव जो पेश करते हैं उसका उद्देश्य अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आया वो कह रहे हैं कि स्वशासन सुनिश्चित करना, कि भाई हम अपना शासन बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया? स्वराज बिल को लेके आए। भाई स्वराज का मतलब क्या होगा? अपना शासन, स्वशासन। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। बिहार पीसीएस 2016 में बच्चा ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, और यह किसने लिखा? फिर एक लाइन है कि यदि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का क्या होगा? महत्तम बचाव होगा। और बच्चा ये लाइन जो लिखी गई है वो लिखी गई है W.W. हेंटर के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा नए क्वेश्चन की ओर, जो कि 14 बीपीएस प्री 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो बच्चा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1924 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत क्वेश्चन 14th में पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जामों में देखने को मिले। नेक्स्ट आता है बच्चा करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो बच्चा यहाँ पर आता है कि भाई जो करजन वायली है उनको जो मारा गया था उसको उसके अपराध में किसको दिया गया था? बेटा आंसर क्या जाएगा? मदन लाल ढींगरा को दिया गया। और बेटा उधम सिंह के बारे में भी आप जानते हो, जो जनरल डायर है उसकी हत्या करने वाले कौन थे? उधम सिंह हुआ करते थे। नए क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा 65th बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो बेटा इंडिया हाउस किसने कहां पर बनाया गया? लंदन में। और ये बनाने वाले कौन थे बेटा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। रट लेना, छप जाने वाले क्वेश्चन है बच्चा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 से लेकर के 59 बीपीएस लगातार 4 साल ही क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहा है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग का मतलब है बंगाल का विभाजन। कब हुआ था बेटा? 1905 में बंगाल विभाजन होता है और यहाँ पर उसके विरोध में एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम क्या था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है अपने जो स्वदेशी सामान है उनका उपयोग करो और विदेश का क्या करो? बहिष्कार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? बेटा भारतीय क्रांति की जो जननी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने विदेश में भी भारतीय क्रांति को एक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता के लिए काफी प्रयास किया। बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड की अपन बात करें तो इसे बोलते हैं भारत शासन सरकार अधिनियम 1819। मैं बात करूं उस समय जो मॉन्टेस के हुआ करते थे बच्चा, ये कौन हुआ करते थे? भारत राज्य सचिव हुआ करते थे। और चेम्सफोर्ड यहाँ पर कौन होते थे बच्चा? वायसराय हुआ करते थे। यदि भारत परिषद अधिनियम की बात करूं 1909 की, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। इधर अपन को बात करें 1919 की जो विशेषताएं थी, आपको बस 2 विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदन।
बस इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पर 1919 के अधिनियम की प्रमुख दो विशेषताएं कौन सी थी। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जिनके नाम राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा थे, जिनके बाद में 1954 में नाम बदल के राज्यसभा और लोकसभा कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट था, 53 से लेकर के 55 बीपीएससी तक आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था बेटा, तो ये जो लेख लिखे गए थे वो अरविंद घोष के द्वारा लिखे गए थे। ये सारे लेख बच्चा किसके द्वारा लिखे गए थे, अरविंद घोष के द्वारा लिखे गए थे। इसमें इन्होंने सर्वहारा वर्ग के बारे में बात की थी। आइए बेटा, एओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक के बारे में अपन काफी बार पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 56 से लेकर के 59 पीसीएस तक आया है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। तो बच्चा काकोरी कांड के बारे में आप जानते हो, काकोरी कांड में जो फांसी की सजा दी गई थी वो किसको दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन नए क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन हुआ करते थे। तो बेटा ये जो थे बाद में इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट कर दिया गया था और इस समय इसके संस्थापक नेता जो थे वो कौन थे, भगत सिंह हुआ करते थे। भगत सिंह के बारे में आप जानते हो, इन्होंने केंद्रीय विधानसभा के सामने क्या किया था, बम फेंका था और बम फेंकने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बस ये बताना था कि जो अंग्रेजी सरकार सोई हुई है उसको जगाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते बेटा, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बच्चा आपको इसी प्रकार से तैयारी करते रहना, इसी जोश के साथ तैयारी करते रहना है जिससे आप इस बार सिलेक्शन लेकर के हो जाओ। और ये जो लिखा गया वो किसने लिखा है, बिस्मिल साहब ने लिखा हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 3-4 साल से लगातार आया है और आपके एग्जाम में भी क्या करेगा, छपेगा। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, बच्चा अभी अपन ने पढ़ा था, बिस्मिल साहब ने लिखा था, इसमें इसका आंसर नहीं है तो इसमें क्या जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपसे कमेंट में भी पूछा कि इन तीनों को फांसी कब दी गई, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। और इससे पहले बेटा एक काम और हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और यहाँ पर गांधी जी का विरोध किया गया था बाद में कि चाहते तो इनकी फांसी को बचा सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति की अपन बात करें तो यहाँ पर अनुशीलन जो समिति है वो एक तरीके से क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था, क्रांतिकारियों का संगठन होता था जो कि क्या कर रहे थे, एक तरीके से देश को आजादी में करने में मदद कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी। तो बेटा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सूर्यसेन हुआ करता था। सूर्यसेन ने क्या किया था, एक चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। तो आइए बेटा, ये हमारे 97 क्वेश्चन हुआ करते थे। इन क्वेश्चनों को अपन ने बहुत अच्छे ढंग से देखा है, एक एक क्वेश्चन को अपन ने अच्छे से देखा है, इसीलिए सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से रिवीजन करना है। ये आपके रिवीजन में एक 4 चांद लगा देंगे, आपकी तैयारी को और अच्छा कर देंगे। आपके आधुनिक भारत के क्वेश्चंस जितने भी अच्छे हैं वो सब जो आने वाले हैं वो सब इन्हीं से आने वाले हैं। इसकी एक पार्ट और आएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से बहुत ज्यादा स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस सेशन को सुना। इस सेशन के बारे में अपना रिव्यू दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद अपन आगे मिलते हैं।